देर रात घर लौटा था और गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखते लाउंज में बैठा था, जब किचन से सिसियों की दबी दबी आवाज सुन हैरत से किचन में गया था, पर निगाह पत्थर हो गई थी जब मीराल को किचन के एक कोने में बचा हुआ खाना खाते देखा, जो थैली में फकीरों के लिए बांधा जाता था। मीराल ने आवाज पर सर उठाया। सामने हाशिम को देखते उसकी सांस अटकी। हाशिम, लाला प्लीज ताए अम्मी को नहीं बताइए। भूख से चक्कर आ रहे थे, इसलिए वह रोते रोते उसके सामने हाथ जोड़ती उसे पत्थर कर गई। जिस कजन की शक्ल देखने से उसे चिढ़ थी, उसे इस हाल में देख उसे सदमा लगा था, शदीद सदमा। वो कदम कदम चलता उसके मुकाबिल बैठा तो मीराल खौफ से आंखें मीच गई, यह समझकर कि वो मारेगा, जबकि इसकी मीची आंखें देख हाशिम का दिल मुट्ठी में बंद हुआ था। जब ही वो बोला, तुम ये क्यों खा रही हो? इसकी आवाज में हैरत थी, भूख लगी थी। वो सर झुकाते बोली। हाशिम ये तो जानता था कि वो बाकी घर वालों के साथ नहीं खाती, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वो बाद में बचा कुचा खाती होगी। उठो, इस कुर्सी पर बैठो। वो किचन में रखे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते बोला। खुद वो फ्रिज खोलने लगा, लेकिन फ्रिज लॉक देखते वो मजद चौंका। यह फ्रिज किसने लॉक किया? ताई अम्मी ने। वो दीवार का सहारा लेते उठते बोला। मामा ऐसा क्यों करेंगी मेरा? वो नागवारी से उसे देखते बोला। मिराल चौकी नहीं थी। हाशिम वड़ाइच अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। तुमने कुछ खाना है मजद? वह फोन करते बोला। नहीं, मेरा पेट भर गया है, विराल बोलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर चली गई। हाशिम ने उसे जाते देखा तो फिर वापस रखते हुए खुद भी चला गया। यह वड़ाइच हाउस था। कासिम वड़ाइच के 2 बेटे और 2 ही बेटियां थीं। बेटियां दोनों बैरने मुल्क थीं। उनका बड़ा बेटा कबीर वड़ाइच था, जिसकी शादी उसकी पसंद की लड़की मायदा से हुई थी। इनके सिर्फ 2 ही बेटे थे। एक हाशिम वच, जो अब अपने बाबा के साथ बिजनेस संभाल रहा था। दूसरा जासिम वच, जो यूनी के आखिरी सेमेस्टर में था। कासिम वच के दूसरा बेटा मीर वड़ाइच था, जिनकी शादी इनकी मर्जी के बगैर इनकी कज सादिया से हुई थी। इनकी एक बेटी थी, मीराल वड़ाइच। मीराल की पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद उसके वालदैन का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद मीराल की जिम्मेदारी मायदा बेगम पर आ गई थी, जिस पर वो बहुत नाक थी, क्योंकि मायदा की कभी मीराल की माँ से नहीं बनती थी। वही नफरत फिर मीराल के हिस्से आई। मीराल 19 साल से यह नफरत खामोशी से सह रही थी। इस घर में सिर्फ इसके दादा ही इसके हमदर्द थे, लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि इनका भी 3 साल पहले इंतकाल हो गया। मरने से पहले वो मीराल और हाशिम की निस्बत तय कर गए थे। तब से ही मायदा ने उसके साथ मजद बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाशिम नाश्ते की टेबल पर आते बोला। वालेकुम अस्सलाम कबीर साहब। और मायदा बेगम ने एक साथ जवाब दिया। मामा, कल रात फ्रिज क्यों लॉक था? मेरा कुछ खाने का मूड था, बट फ्रिज ही बनता। वो जूस ग्लास में ओढ़ेलते हुए बोला। कबीर साहब ने उन्हें सख्त नजरों से देखा। दरअसल बेटा, रात को चूहे आते हैं किचन में, इसलिए एहतियातन लॉक किया। देखिए मम्मा, फ्रिज तो बंद होता है तो चूहे कैसे घुसेंगे फ्रिज में? वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। अगर किसी ने अच्छे से फ्रिज बंद ना किया तो इसलिए लॉक लगाया था, लेकिन अब से नहीं लगाऊंगी। तुम्हें जो जब चाहिए वह खा लेना, मेरा बच्चा। जी मम्मा, वो मुस्कुराते हुए बोला। कबीर साहब ने तासुर से मायदा बेगम को देखते नफी में सर हिलाया। मिलाल किचन में खड़ी नाश्ते के बर्तन धो रही थी कि पीछे आवाज आने पर वो मुड़ी। सामने खड़े वजूद को देखते खौफ से उसका रुआ कांपने लगा। कांप क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। जासिम फ्रिज खोलते पानी की बोतल निकालते बोला। वीरान पलटते कांपते हाथों से बर्तन धोने लगी। यह भी वॉश कर देना। जासिम ने उसकी मजीद एक प्लेट रखी। अचानक उसके करीब आने पर वह डर कर पीछे दीवार के साथ लग गई। जासिम ने तेवरी बढ़ाते हुए उसे देखा। अपने और मेरे दरमियान फासला देखो, फिर भी डर गई। वो विराल से काफी फासले पर था। प्लेट भी उसने फासले पर ही रखी थी। वो भी अचानक आवाज पर डर गई। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्यों डरती हो, लेकिन अब डरना छोड़ दो, क्योंकि 3 साल पहले तुम्हारी किस्मत बदल गई थी मेरे खिलौने से। तुम मेरी भाभी के रुतबे पर पहुंच गई हो। उसने लहजे में अच्छी खासी नफरत थी। जासिम बोलकर चला गया। न जाने दादा जान ने क्या सोचकर इस लड़की का रिश्ता मेरे भाई के साथ तय कर दिया। इसकी कदरें। ऊंची बड़बड़ाहट सुनते मिराल की आंखें नम हुईं। वो कमजोर और बेबस लड़की आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस घर में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। इस गम के अलावा अगर उसके पास रहने को कोई जगह होती तो वह फौरन वहां चली जाती, लेकिन वो तो बचपन से ही बदनसीब ठहरी। कहाँ मर गई हो मनूस मिराल? तुम्हारी माँ खुद तो मर गई, तुम्हें मेरे सर छोड़ गई।
मायदा ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। जीजी ताई अम्मी, वो अपने दुपट्टे से हाथ पोंछते बोली। उसका सांस फूल रहा था। मतलब कि वो भागकर आई थी। कहाँ मर गई थी कामचोर लड़की? मायदा उसे गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ते बोली। वो मैं पोछा लगा। बहानेबाजी बंद करो। सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती हो, कामचोर लड़की। वो उसकी गर्दन जोर से हिलाते बोली। मिराल के आंसू बहने लगे। ड्रामे बंद करो मन्नूस लड़की। वो उसे चेहरे पर थप्पड़ मारते बोली। मुझे माफ कर दे ताई अम्मी। मिराल नहीं जानती थी कि उसने क्या गलत किया है जिसकी उसे सजा मिल रही थी, लेकिन वो माफी मांगने लगी। ये जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, इनको उतारो। एक मनहूस वजूद काफी है मेरे घर में, वो कहती उसे जोर से झटकते चली गई। झटका लगने से वह नीचे गिर पड़ी। वो वहीं बैठे रोने लगी। उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मायदा बेगम ने बालकनी के जिस हिस्से की तरफ इशारा किया था उसने वह कल ही साफ किया। इस घर में कोई मुलाजबा नहीं थी। मायदा सारा काम मिराल से ही करवाती थी। सीढ़ियों पर खड़े जासिम को पहली दफा उस पर तरस आया। वच हाउस की कैनाल पर फैला हुआ था। कई कैनाल पर मेन हाउस में दो एतराफ में सीढ़ियां बनी थीं। दाएं तरफ की सीढ़ियां कमरों की तरफ जाती थीं, बाएं तरफ की सीढ़ियां बालकनी और छत की तरफ जाती थीं। जासिम शायद छत पर जा रहा था। वो छत पर जाने का इरादा तर्क करते उसकी तरफ बढ़ा। रोने से अच्छा है कि अच्छे से काम किया जाए। वो इससे थोड़ा फासले पर खड़ा होते बोला। मैंने कल ही साफ किया था। वो हिचक रहे थे। वो मुश्किल बोली। मामा का दिमाग नहीं खराब जब वो फिजूल में तुम्हें मारे। मीराल आंसू साफ करने लगी। इस घर में कोई इसकी बात का यकीन नहीं करता था। आंसू साफ करते वो बम मुश्किल उठी और चलने लगी। 2 कदम चलते ही उसे जोरदार चक्कर आए। वो गिरने लगी थी, लेकिन रीलिंग को पकड़ते खुद को बचा लिया। जासिम ने आंखें घुमाई। मामा सही कहती हैं, 1 नंबर की ड्रामेबाज है यह लड़की। वो बड़बड़ाते बालकनी में खड़ा हो गया। मीराल नजरअंदाज करती आगे बढ़ गई। कुछ देर खड़े होने के बाद वो पलटा। अचानक उसकी नजर बाएं जानिब उठी। जहां थोड़ी देर पहले मायदा ने इशारा किया था वहां कोई जाला नहीं था। वो चौंका। उसने पूरी बालकनी में नजर धुलाई। किसी भी हिस्से में कोई जाला नहीं था। वो उलझा। यहाँ तो कोई जाला नहीं है, फिर मामा ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उन्हें गलतफहमी हुई हो। वो खुद गलामी करते बोला। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। आज क्यों नहीं गए? हाशिम ने जासिम से पूछा। मूड नहीं था लाला। आप बताएं ऑफिस कैसा रहा? सब ठीक है। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर मेरे काम में हाथ बटाओ। जरूर लाला कबीर साहब। मुस्कुराते उनकी बातें सुन रहे थे। मायदा बिराल कहाँ है? कबीर साहब की बात सुनते मायदा बेगम के मुस्कुराते तासुरात फौरन गायब हुए। जासिम उन्हें ही देख रहा था। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि जैसे जो कुछ उसे बताया जा रहा था वह गलत। यहाँ कोई ड्रामेबाज नहीं था, लेकिन कोई जालिम जरूर था, और वो कौन हो सकता है यह उसका दिल मान नहीं रहा था। किचन में खा रही होगी। किचन में खड़ी मिराल सुनते जख्मी सा मुस्कुराई। उसे खाने की इजाजत होती तो वो खाती। कई साल पहले उसने मायदा बेगम के मना करने के बावजूद किचन में खाना खा लिया था। जब यह बात उन्हें पता चली तो उन्होंने मिराल को इस कदर मारा कि उस दिन के बाद से वो हमेशा बचा कुचा खाना ही खाती। कुछ पैर भर जाता तो कभी यूं ही सो जाती। मिराल, बच्चे बाहर आओ, कबीर साहब ने आवाज लगाई। बाहर क्यों बुला रहे हैं उसे? मायदा बेगम के चेहरे पर साफ नागवारी थी। वो नागवारी आज कोई बहुत साफ साफ दिख रहा था। जी ताया जान, वो बाहर आते बोली। यहाँ आओ जी। मिराल डरती आगे बढ़ी। मायदा इसे खा जाने वाली नजरों से ऐसे देख रही थी जहां से यह सब नोट कर रहा था। अब उसे यकीन होने लगा था कि उसकी माँ मिराल के साथ ज्यादती करती है। सारा दिन घर रहने की वजह से वह सुबह से ही मिराल और मायदा बेगम को नोट कर रहा था। खाना खा लिया बच्चे? मिराल ने डरते हुए मायदा को देखा। उन्होंने हल्का सा हाँ में सर हिलाया। उनकी आंखों में वार्निंग थी कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जवाब दिया तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी ताया जान, उसके हकलाने पर हाशिम ने सर नफी में हिलाया। यह बात हकलाए बगैर भी कही जा सकती थी, लेकिन इस लड़की को मजलूम बनने का बेहद शौक है। वो दिल में बोला, अच्छी बात है, अब तुम जाओ। मायदा बेगम बोली, जी आई एम्मी। वो बोलकर चली गई। जासिम उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इतना कम क्यों खा रहे हो जासिम? अच्छे से कहो। मायरा इसकी प्लेट देखते बोली, जी मम्मा। वो आहिस्ता से बोलते अपनी प्लेट पर झुक गए। तुमने खाया? क्यों नहीं जासिम? आशिम नैपकिन से हाथ पूछते हुए उसकी प्लेट देखते बोला, खाना पसंद नहीं आया क्या? मायदा बेगम बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
दरअसल मैंने थोड़ी ही देर पहले खाया था, इसलिए अभी भूख नहीं है। क्या खाया था थोड़ी देर पहले जो तुम्हें भूख नहीं है? वो मामा मिराल से कहकर पास्ता बनवा लिया था मैंने। अच्छा। उसकी बात सुनते ही वो रिलैक्स हो गई। वो सब उठ गए सिवाय जासिम के। वो फोन निकालते ही कुछ टाइप करने लगा। यहीं मत बैठे रहना, जल्दी अपने रूम में चले जाना, हाशिम बोलकर चला गया। जी लाला। उन सबके जाने के बाद मिराल बाहर आई। जासिम को बैठे देख हैरान हुई। बर्तन बर्तन ले जाओ। वो उंगलियां मोड़ते बोली। झूठ क्यों बोला पापा से? ओढ़ते हुए बोला, क्या कैसा झूठ? जब खाना खाया नहीं था तो झूठ क्यों बोला? नहीं, मैंने खा लिया था, सच सच कह रही हूँ। अच्छा। उसने सीने पर बाजू बांधते हुए बोला। जी अब ले जाऊं बर्तन? जासिम बोले बगैर पलटा। एक प्लेट निकालते निकालते उसमें चावल भरते, वो प्लेट पे खत्म खत्म करो मेरे सामने। जी वो हैरान हुई। मैंने कहा, यह प्लेट खत्म करो, मैं इतना नहीं खाती। जानता हूं, इसीलिए तुम्हारी सजा है। यह प्लेट तुम्हें खत्म करनी ही होगी, वरना मामा को तो जानती हो। वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते बोला। मीराल ने बेचारी से उसे देखा। चावल ज्यादा नहीं थे, इतने ही देखे जितने नॉर्मली एक इंसान खाता है, लेकिन शुरू से उसे कम खाना मिलता था, इसलिए वह प्लेट देखते ही काफी परेशान हो गई। यहाँ बैठो और खाओ, वो कुर्सी खींचते बोला। मिराल खामोशी से बैठ गई है। अगर उसकी बात ना मानती तो वह यकीनन दाई अम्मी को उसकी शिकायत लगा देता। जासिम दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठते फोन यूज करने लगा। चावल खाते में विराल की आंखें नम होने लगी थीं। ना जाने कितने अरसे बाद वो किसी का बचा कुचा नहीं खा रही थी। तशकुर से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जासिम ने फोन से नजरें हटाते उसे देखा। वो तकरीबन आधी प्लेट खत्म कर चुकी थी। वह उठकर चला गया। खाना खत्म करते वह उठी और बर्तन समेटने लगी। अभी वह बर्तन धोने की तैयारी करने लगी थी। मिराल बाबा बुला रहे हैं, चलो। जासिम किचन में आते बोला। मुझे क्यों, ये तो वही बताएंगे। उनके लंच में आते कबीर साहब ने मिराल को अपने पास बुलाया। वो झिझकते उनके पास बैठी मायदा उसे घूर रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि अब हाशिम और मिराल की शादी कर दी जाए। इनकी बात सुनते मिराल के चेहरे पर हवाइयां उड़ी। यह आप क्या कह रहे हैं कबीर? मायदा बेगम गुस्सा करते हुए बोली। हाशिम ने माथे पर बल डाले। मिराल को घूर रहा था। जासिम मिराल और हाशिम दोनों को देख रहा था। वही जो तुमने सुना। मायदा उनकी निस्बत तय हुए 3 साल हो चुके हैं, जो कि बहुत अरसा होता है। अब हमें इनकी शादी का सोचना चाहिए। लेकिन बाबा, इतनी क्या जल्दी है? हाशिम एहतजाज बोला। जल्दी कहाँ है हाशिम बेटा, पहले ही 3 साल हो चुके हैं। तुम दोनों की मम्मी को मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने आखिर में शादी की तारीख रख देते हैं। तब तक सारा और सुमेरा इनकी बहनें भी आ जाएंगी। इतनी जल्दी क्या है आपको मेरे बेटे की शादी की? मायदा बेगम तो चिल्ला ही उठी। हमारा बेटा मायदा, और उम्र देखो 26 का हो चुका है वो। अभी अभी जल्दी है? मेरा मतलब इतनी तैयारियां करनी होती हैं शादी के लिए। घर की ही शादी है, दूल्हा भी घर का, दुल्हन भी घर की, तो कैसी परेशानी हो जाएगी तैयारियां। मैं सारा और समीरा को भी बता देता हूँ, वह भी आ जाएंगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। तुम यहाँ बैठी क्या सुन रही हो? इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि अपनी शादी का सुनकर यहाँ से चली जाओ। जी। वह बड़बड़ा कर उठकर किचन में चली गई। मायदा, वह तुम्हारी होने वाली बहू है, थोड़ा प्यार से बात किया करो। वाह जी वाह, अभी वह आपकी बहू बनी नहीं और आपने उसकी तरफदारी शुरू भी कर दी। मायदा, ये बाबा जान की ख्वाहिश थी कि हाशिम की शादी मिराल से हो। लेकिन बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी शादी नहीं करना चाहते, मिराल से शादी नहीं करना चाहते, वो सख्त लहजे में बोले। अब उनके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि अगर हाशिम और मिराल की शादी हो जाएगी तो मिराल खुश रहेगी, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि उससे इस बेचारी की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। जैसा आपको मुनासिब लगे। बाबा जान हाशिम सर झुकाते बोला। मैं पानी पीकर आता हूँ। वैसे भी मेरी शादी की बात तो हो नहीं रही जो मैं यहाँ बैठूं। वो शरारती अंदाज में बोला और उठ गया। किचन में मिराल बर्तन धोने के साथ आंसू भी बहा रही थी। तुम राजी हो इस शादी से? वो फिर से पानी की बोतल निकालते बोला। मिराल के हाथ एक लम्हे को रुके, फिर वो दोबारा अपना काम करने लगी। तुम्हें कोई एतराज नहीं? वो शेलफ के साथ टेक लगाते हुए उसे देखते बोली। मिराल अब भी खामोश रही। जानती हूँ, इस्लाम में औरत की खामोशी हाँ समझी जाती है, इसलिए अगर तुम राजी नहीं हो तो चुप ना रहो, जाके इनकार कर दो। दादा जान ने मेरे लिए ये फैसला किया था तो यकीनन कुछ सोच कर ही लिया होगा। मुझे भी यही लगता है। अभी तो तुम मामा के कुछ नहीं लगती, इसीलिए वह तुम पर हाथ उठा देती है। जब तुम उनकी बहू बन जाओगी तो शायद वह तुम्हें इज्जत देने लगे, और अगर इज्जत ना भी दें तो वह तुम पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही खाना बंद करेंगी। वो बोतल का ढक्कन बंद करते बोला।
बिलाल ने हैरानी से उसे देखा। मतलब वो जानता था मामा गुस्से की तेज थे, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। इस हैरान देखते वो नरम लहजे में बोला, फिर चला गया। मायदा बेगम की मर्जी के बगैर ही सही, लेकिन उसकी शादी हाशिम से हो चुकी थी। हाशिम का कमरा फूलों से सजा था, जो यकीनन जासिम ने ही किया होगा। मिराल सुर्ख रंग के लहंगे में हैवी ज्वेलरी पहने बेड पर बैठी कांप रही थी। कबीर साहब और जासिम को लगता था कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन मिराल का दिल कहता था कि कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि सब मजद खराब ही होगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। हाशिम सुनहरी शेरवानी पहने कमरे में दाखिल हुआ। एक नागवार नजर मिराल पर डालते हुए शेरवानी उतारते सोफे पर फेंकते वॉशरूम चला गया। हाशिम की बेरुखी उसके खशे को सच साबित कर चुकी थी। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते उसके आंसू बहे। आंसू साफ करते वह बेड से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चूड़ियां उतारने लगी, फिर एक एक करते अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इतने में हाशिम बाहर निकल आया। वो अब आरामदा सूट में मलबूज था। हाशिम को देखते उसके हाथ थमे। वो एक नज़र मिराल को देखते बेड की तरफ बढ़ गया। मिराल अपने आंसूज करते दोबारा अपना काम करने लगी। सुनो, अपना काम मुकम्मल करने के बाद लाइट ऑन ऑफ कर देना, लेकिन मेरे बेड पर सोने की गलती बिल्कुल मत करना। जी, वो बस इतना ही बोली। कुछ देर बाद वो भी फ्रेश होते बाहर निकल आई। कमरे में 2 सीटेड सोफा था। वो वहीं बैठ गई। उसके अलावा वो कहीं नहीं सो सकती थी। मनहूस लड़की, मेरे बेटे की जिंदगी में तो शामिल हो गई हो, लेकिन मैं ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मेरा किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी जब मायदा गुस्से से भरी अंदर आते उसके बाल खींचते धीमी आवाज में बोली। वो खुद पर काफिज कर रही थी। जैसे ही घर से मेहमान गए, वो भी फौरन अपना गुस्सा निकालने पहुंच गई। ताई अम्मी, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो आंखों में आंसू लिए बोली। दर्द? मायदा ने कहते मजीद जोर से बाल खींचे। मेरे सीने में आग लग रही है तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखकर। वो उसे जोर से धक्का देते बोली। मैंने क्या किया है ताई अम्मी? वो आज पहली बार उनके सामने बोली। जबान चलाएगी मेरे आगे, सवाल पूछेगी मुझसे। इतनी हिम्मत आ गई है अब तुम में। उसने बोलते गुस्से से पागल होते उसका हाथ तपते तब्बे पर रख दिया। आवाज ना आए तुम्हारी। वो दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रखते बोली। मिराल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ लम्हे बाद मायदा ने उसकी कलाई छोड़ दी। मिराल ने रोते हुए अपना हाथ पीछे किया। उसे तड़पते देख वो सुकून से बाहर चली गई। वो वहीं रोने लगी। नाश्ता कहाँ है मामा? मुझे देर हो रही है। हाशिम ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था। जासिम अभी भी वहां आया। कबीर साहब अभी अपने कमरे में ही थे। पहले भी नाश्ता मिलाल ही बनाती थी, अभी भी वही बना रही थी, लेकिन लगता है कि तुमने उसे ज्यादा सर पर चढ़ा लिया है, इसीलिए तो उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या मतलब मामा? हाशिम माथे पर बल डाले बोला। जासिम टेबल के करीब ही रुक गया। भाई, मैं कुछ देर पहले किचन में गई तो वो ब्रेड बना रही थी। मैंने कहा कि पराठे बना लो। मेरा दिल चाह रहा था। आगे से कहती है मेरा मूड नहीं है पराठे बनाने का, अगर आपको खाने हैं तो खुद खाएं। मायदा बेगम की बात सुनते हाशिम का गुस्सा सवा नेज पर पहुंचा। मैं अभी देखता हूं उसे। वो उठने लगा। लाला, आप बैठे, मैं भाभी को यहीं बुला लेता हूं। जासिम बोलकर चला गया। किचन में मिराल बाएं हाथ से ब्रेड फ्राई कर रही थी। दाया हाथ उसने नीचे लटका रखा था। विराल जी, वो आवाज पर चौंकते मुड़ी। जासिम को देखते उसने फौरन मुंह सीधा किया। इतनी देर में जासिम उसके आंसू देख चुका था। क्या बात है, ब्रेड क्यों बना रही हो? पराठों के बजाय वह करीब आते बोली। वैसे ही उसने दोहराया। तो फिर दो रो क्यों रही हो? वैसे ही वो आंसू साफ करते बोली। उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग हल्का हो चुका था। मामा ने क्या कहा यह बताओ? ताई अम्मी ने कुछ नहीं। वो अपना काम करते हकलाते बोली। अपना दूसरा हाथ दिखाओ। मैं ठीक हूँ, आप जाए यहाँ से, मैं नाश्ता ला रही हूँ। जासिम ने कुछ बार उसे बोरा, फिर खुद आगे बढ़ते उसकी कलाई पकड़ते हाथ सामने किया। उसका हाथ बुरी तरह जला हुआ था। यह कैसे है? उसे बोलते ही अपना जवाब मिल गया। बाहर चलो, मेरी गलती थी जासिम लाला, प्लीज छोड़े मुझे। वह कुछ भी कहे बगैर बाहर की तरफ बढ़ा। कबीर साहब भी वहां आ चुके थे। पूछो इससे हाशिम। मायदा बेगम अभी बोलने ही लगी थी कि जासिम बोल पड़ा। 1 मिनट मामा, मिराल ने पराठे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उसका हाथ जला हुआ है। उसने बोलते उसका हाथ सामने किया। मायदा बेगम परेशान हुई, यह सोचकर कि अगर उसने सबको सच बता दिया तो। कबीर साहब परेशानी से उठे। हाथ कैसे जला बेटा? वह परेशानी से उसका हाथ पकड़ते बोला। हाशिम दूर से उसे देख रहा था।
माइका बेगम उसकी आंखों में मिराल के लिए परेशानी देखते मजीद हंससे में आई। लापरवाही में तो इस लड़की का कोई सानी थी ही नहीं। मैं दवा लगा दूंगी इसके हाथ पर। मायदा बेगम आगे आते बोली, मामा मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। लाला वैसे भी ऑफिस जा रहे हैं तो मिलाल भी उनके साथ चली जाती है। रास्ते में वो पहले हॉस्पिटल चले जाएंगे। जासिम बोला, हॉस्पिटल की क्या जरूरत? जासिम ठीक कह रहा है मम्मा, मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर ही जाना चाहिए। हाशिम आगे से बोला, जल्दी जाओ बेटा। मायदा बेगम के कुछ बोलने से पहले कबीर साहब बोले। हाशिम सर हिलाते आगे बढ़ा और मिराल के गिर्द बाजू फैलाते आगे बढ़ गया। मायदा बेगम ने मुट्ठी भी, बाबा मेरे ख्याल में हमें एक मुलाजमा रख लेनी चाहिए। जासिम इन दोनों के जाते डायरेक्ट कबीर साहब से बोला, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? मायदा बेगम बोली, प्यारी मामा मिराल को चोट लगी है, वो अब काम नहीं कर सकेगी। तो फिर कैसे किसे करना पड़ेगा आपको, और मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी मम्मा को काम करने पड़े। जासिम मीठे लहजे में उनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला, तुम्हारा हाथ कैसे जला? हाशिम गाड़ी में बैठते हुए बोला, वो दोनों अभी हॉस्पिटल से निकले थे। वो मिराल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मुझे पता नहीं चला, ध्यान नहीं था मेरा काम की तरफ। ध्यान क्यों नहीं था? वो नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे जो सूझा वो बोल गई। उसकी शादी को 10 दिन हो चुके थे और वह 10 दिनों से उसे सोफे पर ही सोती थी। ठीक है, अब से तुम बेड पर सोना। मीराल कुछ कहे बगैर बाहर देखने लगी। रात के 7 बजे थे। वह दोनों घर वापस पहुंचे। मायदा बेगम जैसे सुबह से अंगारों पर लौट रही थी। हाशिम को देखते फौरन उसकी तरफ बढ़ी। तुम ठीक हो हाशिम? जी मामा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो उन्हें अपने बाजू के हिसार में लिए बढ़ा। मीराल खामोशी से ही किचन में चली गई। वो ऑफिस भी चुप ही रही थी, कोई बात थी ही नहीं करने को। ना यह बोली और ना हाशिम बोला। वो तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए मैं फिक्रमंद हो रही थी। ऑफिस जाकर कुछ खा लिया था मैंने। मिराल ने यकीनन बहुत तंग किया होगा तुम्हें। आइंदा के बाद ना लेकर जाना, उससे तुम्हारा सारा काम डिस्टर्ब होगा। अरे मम्मा, जानी कुछ नहीं होता, और वैसे भी मिराल भाभी बहुत सुलझी हुई औरत है। मुझे यकीन है उन्होंने लाला को बुलाया तक नहीं होगा ऑफिस में। जासिम लाउंज में आते हैं कि बात सुनते हाशिम के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा, तुम चुप करो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो उसे चुप करवाते बोली। मायदा बेगम उसे जासिम का मिराल की हिमायत करना बर्दाश्त नहीं हुआ था। हाशिम लाला से पूछ ले मामा, मेरी बात ही सोच सच होनी है। जी मम्मा, जासिम सही कह रहा है। मिराल ने बिल्कुल तंग नहीं किया और मैं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है। वो इसके अलावा क्या ही कह सकती थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। हाशिम भी उसका ख्याल रखने लगा था और माहिदा बेगम ने भी उसे तंग ज्यादा नहीं किया। घर में मुलाजमा आ जाने की वजह से उसका काम भी काफी आसान हो गया था। वह पहले तो जासिम के बदलने पर हैरान और परेशान थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका डर खत्म होते जा रहा था। अब उनकी शादी को तकरीबन 1 महीना होने वाला था। मीराल अपने कमरे में बैठी थी जब हाशिम अंदर आए। लैपटॉप बैग टेबल पर रखते वो अपने शूज खोलने लगा। इतनी देर में मिराल पानी के ले आई। हाशिम ने एक नज़र उसे देखा और चप्पल पहनकर वॉशरूम चला गया। मिराल उसके रवैया पर परेशान हुई। वह बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, लेकिन उसे समझ ना आया कि आखिर हाशिम को क्या हुआ है। सुबह तक तो वह बिल्कुल ठीक था और अभी वो दोबारा अजनबी लग रहा था। फ्रेश होते वो बाहर निकला और बाहर जाने लगा। हाशिम बात सुने बोलते उसके सामने आ खड़ी हुई। आप नाराज है, अपने काम से काम रखो। हाशिम बताएं तो सही, तुमने मामा से बदतमीजी क्यों की? उसकी बात सुनते मिराल हैरान हुई। नहीं, मैं अब तुम मुकर रही हो। पहले तुमने मामा से बदतमीजी की हो और अब मेरे सामने मजलूम बन रही हो। वह बोलते तनफुर से उसे देखते आगे बढ़ा। मैं यह कह रही थी कि मुझे भी काफी अफसोस है अपनी बदतमीजी के लिए और मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था जब मैं गुस्से में आ गई। वो दोबारा उसके सामने आती बोली, तुम मान रही हो अपनी गलती? वो जैसे हैरान हुआ। जी हाशिम, इसीलिए तो उसके बाद मैं नीचे ही नहीं गई, क्योंकि मैं शर्मिंदा थी और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं ताई अम्मी का सामना कर पाती। जानती हो, मामा भी नाराज हो रही थी कि तुमने बाद में माफी नहीं मांगी और ना ही उनके सामने गई। मैं अभी उनसे सॉरी कर लूंगी आपके सामने। मेरे सामने क्यों? वो मुस्कुराहट दबाते बोला ताकि मुझ में हिम्मत आ सके। वो भी मुस्कुराते हुए बोली, चलो चलते हैं नीचे। जी। दोनों एक साथ बाहर निकली। मिराल कुछ देर पहले आई कॉल के बारे में सोचने लगी। कुछ देर पहले हाशिम अभी अभी वॉशरूम गया था जब मियाल को उनकी नई मुलाजमा इफ्त की कॉल आई। जी इफ्त, आंटी बेटा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो।
हाशिम बेटे को मायदा मैडम ने आपके खिलाफ भड़काया है, ये कहकर कि आपने उनसे बदतमीजी की है और इसके बाद से कमरे में बंद है, तो इसीलिए हाशिम नाराज है। अब क्या करूं मैं? वही जो मैं कह रही हूं, ताकि आपका घर बचा रहे। जब वह आपसे इस बारे में पूछे तो आप मान लीजिएगा कि उसने बदतमीजी की है और अभी शर्मिंदा है, इसीलिए नीचे नहीं गई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आंटी, तो फिर क्यों मानूं बेटा? मानने में क्या हार जाए? लेकिन इससे यह होगा कि आपका शौहर भी राजी होगा और आपके रिश्ते पर भी असर नहीं पड़ेगा। जी आंटी बोलते उसने कॉल काट दी। इसी वक्त हाशिम वॉशरूम से बाहर आया। मायदा इन दोनों को एक साथ आते देख गुस्से से आग बबूला हुई। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने एक साथ सलाम किया। हाशिम ने मिराल के लिए कुर्सी खींची, वो मुस्कुराते बैठ गई। जासिम ने हल्की सी बजाई, जबकि मायदा बेगम ने अपना अंदर लावा उबलता महसूस किया। कबीर साहब खुशी से दोनों को देख रहे थे। इतने अरसे बाद अपनी भतीजी को खुश देखते वो भी खुश थे। ताई अम्मी, आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि तब मुझे क्या हुआ था। अगेन सॉरी। भाई किस बात की माफी? कबीर साहब बोले, वो दरअसल मैंने ताई अम्मी से जरा ऊंची आवाज में बात की थी, तो मैं काफी शर्मिंदा थी, इसलिए माफी मांग रही हूँ। शौहर के आने के बाद याद आया माफी मांगना। उनकी आंखों में नागवारी बाजी थी। वो हाशी मेरी सपोर्ट है ना? तो उनको देख मुझ में हिम्मत आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, हम जा से मस्तोई खांसने लगा। मायदा बेगम के सिवाय सब मुस्कुरा दिए। फिर वो भी जबरदस्ती की मुस्कुराहट मुंह पर सजाए मिराल के मुस्कुराते चेहरे को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। खाने के बाद वह दोनों अपने कमरे में चले गए। हाशिम कमरे से जुड़े स्टडी रूम में चला गया, जबकि मीराल बेड पर बैठी रही। काफी देर बाद हाशिम बाहर आया तो मीराल को बैठे बैठे ही सोते पाए। वो मुस्कुराते आगे बढ़ा और उसे सीधा करते लेटाने लगा। अचानक उसकी नजर मिराल के चेहरे पर ठहरी। सफेद रंगत जहां सुर्खे माइल हो रही थी, खूबसूरत नखुश और लंबी घनी मुड़ी हुई पलकें। उसने आज से पहले कभी उसे इतने गौर से नहीं देखा था। कबीर साहब के समझाने पर वह मीराल के साथ नरम हो गया था, लेकिन आज पहली बार वह उसे खूबसूरत लगी। एहतियात से उसके माथे पर लब रखते वह पीछे हटा, फिर मुस्कुराते कंबल उसे उड़ाने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना बेटा दे दूंगी? मायदा बेगम पिछले 2 दिन से मौके की तलाश में थी कि कब उन्हें मिराल अकेली मिले और वो उसे दबोचे। आज उसे अकेले बैल्कनी में देखते वो फौरन उसकी तरफ आई। ताई अम्मी, मिराल उन्हें कौम ज्यादा नजरों से देखने लगी। तो मनोज लड़की, ना जाने वह कौन सी मनोज घड़ी थी जब तू पैदा हुई थी और अब मेरे इतने काबिल बेटे के पीछे पड़ गई हो। जैसे अपने माँ बाप को खा गई, वैसे ही मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहती हूँ। वो उसका बाजू जोर से हिलाते बोल रही थी। ताई अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा क्यों? वो रोते रोते बोलने लगी। यही तो तुम चाहती थी शुरू से कि मेरे बेटे को मुझसे छीनकर इस घर की रानी बन जाओ। तो सुन लो कान खोलकर। मिराल बीवी मेरे होते तो मैं मेरे बेटे से दूर की बात इस घर पर भी राज नहीं कर सकती। तायमिया को गलतफहमी हुई है। मैं चुप, बिल्कुल चुप, बकवास नहीं करना वरना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। मिराल मैडम, इफत आंटी आवाज लगाने लगी। उसकी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनते मायदा नखुआ से उसे देखते उसे जोर से झटका देते हुए खुद नीचे की तरफ बढ़ गई। मिराल 2 कदम पीछे हुई। वह जान गई थी कि ताई अम्मी उसे सुकून से नहीं रहने देंगी। मिराल मैडम ऊपर है, तुम्हें क्या काम है उससे? उम्मायदा अब उस पर गुस्सा करने लगी। इफ्त के आने की वजह से वह मीराल को कुछ नहीं कह पा रही थी। वो दोपहर के खाने का पूछना है, घर की मालकिन वो है या मैं आप? वो सर झुकाते बोली, तो फिर उससे क्यों पूछ रही थी? क्योंकि किचन का काम आप नहीं मिराल मैडम करती हैं। चलो अब से मैं जो बताया करूं वो बनाओगी तुम। वो आगे बढ़ते बोली, जी मैडम जी। मिराल अब ज्यादा वक्त इफर के साथ ही रहती थी। इनकी शादी को 3 महीने होने वाले थे, लेकिन मायदा बेगम ने अभी तक उसे भूत तस्लीम नहीं किया था। उन्हें जब भी मौका मिलता वह लाजमपन मिराल को बेइज्जत करती, लेकिन इफत की वजह से यह मौका कम ही मिलता था। उसके और हाशिम के रिश्ते में बेहतरी आ रही थी, लेकिन मायदा बेगम वक्तन फवक्तन उसे भड़काने की कोशिश करती थी। मगर मिराल अब इस सबको अच्छे से संभालना सीख चुकी थी। यह भी इफ्त की ही बदौलत हुआ था। मिराल की हाशिम से शादी होना इसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था और पिछले 3 माह से वो खुश और मुतमई थी। लेकिन वो अभी यह नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों की उम्र बहुत कम है। वो सब रात के खाने पर इकट्ठे थे। लाला एंड भाभी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, जासिम बोला। फिर उसने एक लिफाफा हाशिम और दूसरा मिराल की तरफ बढ़ाया। ये क्या है?
मायदा बेगम बोली, पहले वो देख लें, फिर वो आपको खुद ही बता देंगे। तब तक आप थोड़ा सस्पेंस तो पैदा होने दें। अंदर एक वाउचर था। ये हाशिम उसे सवालियाजों से देखते बोला, आप दोनों की शादी का गिफ्ट। आप तो ऑफिस के कामों में इतना मशरूफ हो गए कि आपको अपना ही हनीमून याद नहीं रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप दोनों को हनीमून प्लान गिफ्ट कर दूं। बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रहा था। शादी के बाद तो वैसे भी इन दोनों को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। कबीर साहब बोले। जासिम ने फर्जी कॉलर झाड़े। इसकी क्या जरूरत थी जासिम? अगर हाशिम चला जाएगा तो बिजनेस कौन संभालेगा? मायदा बेगम बोली, डोंट वरी मम्मा, मेरी यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो चुकी है तो अब से मैं भी ऑफिस जाऊंगा। तो जब तक भाई वापस नहीं आ जाते मैं और बाबा बिजनेस संभालेंगे। इसके बाद मायदा बेगम कुछ न कह सकी। हाशिम बेड पर बैठा फोन यूज कर रहा था जब मिराल कमरे में आई। यहाँ आओ, वो उसे अपने पास जगह देते बोला। जी मिराल उसके पास बैठते बोली। आई एम सॉरी मिराल, हनीमून का ख्याल मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं बिजनेस में इस कदर उलझ गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं हाशिम, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। इसकी बात सुनते हाशिम ने इसके हाथ थामे। एक बात बताओ, तुम कभी कुछ कहती क्यों नहीं हो? मतलब? वो नासमझी से उसे देखने लगी। मतलब कि लड़कियों की तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती, लेकिन तुम उसे कभी कुछ नहीं कहती, कभी कोई फरमाइश नहीं करती। उसकी बात सुनते ही मिराल को समझ ही ना आया कि क्या कहे। बचपन से उसने कोई फरमाइश नहीं की थी। कोई अपना होता तो कहती ना दादा जान, जो ला देते वो वही खामोशी से खा लेती। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं कुछ कहती ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो चाहता होगा तुम्हारा दिल। मुझे कल हम जा रहे हैं ना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलो सही, वो मुस्कुराते हुए बोली। उन्होंने पहले लाहौर से इस्लामाबाद की फ्लाइट ली। एक दिन के स्टे के बाद वो दोनों नॉर्थन एरियाज जाने वाले थे। वैसे लाहौर के मुकाबले में काफ़ी हरियाली है इस्लामाबाद। हाशिम बाहर देखते बोला, हम वह दोनों इस वक्त एक गाड़ी में थे। इनके ट्रैवल और स्टे का इंतजाम जासिम ने किया था। होटल के कमरे में दाखिल होते मीराल हैरान हुई। वो कमरा काफ़ी खुला और लग्जरी था। बैग रखने के बाद वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा। ये सब वो बेसाख्ता बोली। तुम्हें पसंद आया? वो उसके करीब जाते हुए बोला। जी बहुत ज़्यादा। वह एक नज़र हाशिम को देखकर दोबारा बाहर देखने लगी। उसे हरियाली वैसे भी बहुत पसंद थी। दूर से नज़र आती मरगला हिल्स ने इस मंजर को मज़दीर खूबसूरत बना दिया। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम फैसल मस्जिद चलेंगे। ओके, वो हुनूस बाहर देखते बोला। हाशिम मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाते सूटकेस खोलने लगा। मीराल, मुझे चेंज करना चाहिए या यही सही है? वो एक ड्रेस निकालते बोला। मिराल पलटते उसके पास आई। बाहर थोड़ा ठंडा मौसम है तो मुझे लगता है आपको चेंज करना चाहिए। यह ठीक रहेगा। वो उसे हल्के ब्लू कलर का ड्रेस दिखाते बोला। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो आपको पहनना है पहन लें। मैं चाहता हूँ कि इस ट्रिप पर मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ड्रेसअप हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर यह ड्रेस बेहतर रहेगा। वो एक ब्लैक कलर की हाई नेक शर्ट निकालते बोली। उसके साथ वाइट पट थी। ओके माय मिसेज, वो बोलकर वॉशरूम चला गया। मिराल भी मुस्कुराते दोबारा खिड़की की तरफ पड़ी। वह अब बाहर का मंजर एंजॉय करने लगी। वह दोनों अब फैसल मस्जिद देखने आए थे। मिराल के अंदाज से मुताबिक ब्लैक कलर हाशिम पर बहुत जच रहा था। वो दोनों काफ़ी देर वहाँ घूमते रहे। दिन के 4 बजे के करीब वो दोनों आप वहाँ से निकलते। किसी रेस्टोरेंट जाने वाले थे। अब गाड़ी हाशिम ड्राइव कर रहा था। गाड़ी होटल की थी। रास्ते में उसे एक आइसक्रीम वाला नजर आया। आइसक्रीम खाओगी? वो गाड़ी साइड पर रोकते बोला। जी ओके। कौन सा फ्लेवर? वो सीट बेल्ट खोलते बोला। जो आप चाहे। हांशी ने मुस्कुराते सर हिलाया और गाड़ी से उतरते आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद वह चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेते गाड़ी में बैठा। ये लो, वो उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते बोला। वो दोनों आइसक्रीम खाते बातें करने लगे। आइसक्रीम खाने के बाद हाशिम दोबारा ड्राइव करने लगा। फिर दोनों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और अब इन दोनों का रुख शुक्र बढ़िया पार्क की तरफ था। मीराल को हंसते खिलखिलाते देख हाशिम भी मुस्कुराने लगा। उसे आज पता चला था कि मीराल को नेचर बहुत पसंद है। काफ़ी देर तक वो दोनों घूमते रहे। आज मीराल ने बहुत कुछ नया ट्राई किया था। मैट्रिक के बाद वो घर ही रहती थी और माहिदा बेगम की बदौलत ना वो अपना बचपन एंजॉय कर सकी और ना ही स्कूल लाइफ। लेकिन अब वह दिल खोलकर अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी, यह जाने बगैर कि इन खुशियों का वक्त बहुत मुख्तसर है। एक हफ्ता घूमने फिरने के बाद वह दोनों अब वापस लौट आए। वच हाउस में आज काफ़ी हलचल सी थी। मीराल को इतना खुश देखकर माहिदा बेगम अंदर से जल रही थी। इसी जलन में उन्हें अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा
नजर नहीं आया। पहले हम फैसल मस्जिद गए, फिर शकरपिया पार्क, फिर मार्गला मार्गला हिल्स। देखिए, फिर हम दामन एक को गए। सब बहुत खूबसूरत था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम आगे जाए। फिर हम मरी मरी गए, नारायण कागान गए। वो सब बहुत प्यारा था। मीराल जासिम और कबीर साहब को अपना सफर बता रही थी। उसके लहजे की खनक कबीर साहब को काफी पुरस्कून कर गई थी। वो जब भी माहिदा बेगम का मिराल के साथ रवैया देखते तो उन्हें काफी दुख होता, लेकिन अब मिराल खुश थी और यही उनके लिए काफी था। चलो, अब तुम दोनों आराम करो, रात के खाने पर मिलते हैं। कबीर साहब बोले। जी बाबा, हाशिम बोलते उठा और मीराल के साथ आगे बढ़ा। माशाल्लाह से हमारा बेटा बहुत खुश है, कबीर साहब मायदा बेगम को देखते बोले। उन्होंने सिर्फ सर इस बात में हिलाया। अब वो क्या कहती हैं कि उन्हें हाशिम की मुस्कुराहट झूठी लग रही है और मिराज की मुस्कुराहट से जलन हो रही थी। उन्हें वापस आए 2 दिन ही हुए थे कि मिराल का बुरा वक्त शुरू हो गया। क्या हुआ मिराल मैडम? इफ उसकी पहली पीली पड़ती रंगत देखते बोली। वो मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। जो भी खा रही हूँ वो वॉमिट हो जाता है। कब से हो रहा है ऐसा? कल रात से। इफ्त उसकी बात सुनते मुस्कुराई। आज जब हाशिम साहब आए तो उनके साथ हॉस्पिटल जाइएगा। मुझे लगता है कि आप उम्मीद से हैं। सच में मीराल पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, जी मेरी छठी कह रही है कि आप बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। मीराल बेसाख्ता मुस्कुराई। मैं हाशिम को कॉल करती हूँ। अभी वो बोलते किचन से निकली और अपने कमरे की तरफ पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते वो अपने कमरे में जाते, फोन उठाते कॉल मिलाने लगी। अचानक उसके हाथ से किसी ने फोन खींचा। मिलाल मायदा बेगम को देखते परेशान हुई। ताई अम्मी, मुझे क्या कहा था तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहना? जाने से पहले कहा था या नहीं ने कहा? ताईमी मेरी बात तो सुने, तुम्हारी सुनो। 2 दिन से मेरा दिल जल रहा है कि तुम्हें देखकर दिल चाह रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। वो उसे जोर से धक्का देते बोली। मिराल नीचे गिरी। उसने बैठते अपने पेट पर हाथ रखा। उसका बच्चा ठीक था, यह सोच आते उसने शुक्र अदा किया। वो उठने लगी, लेकिन मायदा ने दोबारा उसे बाजू से पकड़ते नीचे फेंका। इनका निशाना उसका चेहरा था। उन्हें यह लग रहा था कि हाशिम उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से उसकी तरफ मुतवजा हुआ। बिलाल पेट के बल जमीन पर गिरी। उसके माथे से भी खून बहने लगा, लेकिन पेट में उतने शदीद दर्द ने उसे कुछ सोचने ही ना दिया। वो पेट पकड़े चीखने लगी। उसकी चीखें सुनते मायदा बेगम होश में आई। उसकी इस कदर बुलंद चीखें सुनते वो थोड़ा घबराई। इतने में उसने इफ्त की आवाज आई, मिलाल मैडम, मिराल मैडम। वो बोलते कमरे में दाखिल हुई। इफ्त जरा देखो उसे, वो गिर गई थी और अब चीख रही है। वो मुंह पर हाथ फेरते बोली। मिलाल को पेट पकड़े देख वो फौरन उसकी तरफ भागी। मैडम साहिबा, जल्दी से गाड़ी निकलवाएं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। इतने जोर से नहीं गिरी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़े। मैडम साहिबा, मिराल मैडम उम्मीद से हैं और अभी वह पेट के बल गिरी हैं। वो मिराल को उठाते बोली। मिराल अब भी नीम बेहोशी में हल्का हल्का सिसक रही थी। मायदा को वहीं खड़े देख वो खुद आगे बढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी उम्मीद से होने की खबर सुनते उनकी रंगत सफ़ेद पड़ी। मिराल के हॉस्पिटल होने का सुनते हाशिम जासिम और कबीर साहब 3 और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। इमरजेंसी के बाहर उन्हें एफर्ट खड़ी नजर आई। क्या हुआ मिराल को? हाशिम तेजी से आगे बढ़ते उनके करीब आते बोला। फिर जासिम और कबीर साहब भी उसके करीब आए। पता नहीं जी, मैंने बस उनकी चीखें सुनी थी। जब मैं कमरे में गई तो मिराल मैडम जमीन पर गिरी थी और मायदा मैडम उनके करीब खड़ी थी। जासिम ने मायदा के नाम पर आंखें मींची। वो समझ गया था कि मिराल कैसे गिरी। ज्यादा तो नहीं लगी उसे। झांसी बोला, पता नहीं साहब, यह तो डॉक्टर ही बताएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। बच्चा अभी तो 2 वीक का था, इसलिए हम अपनी कोशिश के बाद भी उसे नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनते हाशिम बेसाहता लड़खड़ाया। वो बाप बनने वाला था। यह उसे पता भी तब चला जब उसका बच्चा ही चला गया। इफ्त ने बेसाहता मुंह पर हाथ रखा। कबीर साहब की आंखों में आंसू आने लगे। डॉक्टर एक्सक्यूज करते चला गया। जासिब ने मुंह पर हाथ फेरा। यह क्या कर दिया आपने मामा? उसका मदावा कौन करेगा अब? वो दिल में बोला। फिर आगे बढ़ते हाशिम को तसल्ली देने लगा। कबीर साहब भी आंसू पोंछते हाशिम की तरफ बढ़े। 25 साला हाशिम बढ़ाई अपने बाप के गले लगते फुट फुट कर रोने लगा। औलाद का गम होता ही ऐसा है, अच्छे अच्छों के आंसू बह निकलते हैं। जासिम अपनी आंखों में आई नमी साफ करते माहिदा बेगम को कॉल करने लगा। 1 दिन बाद मिराल को डिस्चार्ज कर दिया गया था।
जब उसे अपने बच्चे के बारे में मालूम हुआ, वह एक लफ्ज नहीं बोली। हाशिम ने रोकर अपना दिल हल्का कर लिया, लेकिन पहली बार मिराल ने अपनी आंखें नम ना होने दी। इफ ने काफी कोशिश की कि मिराल अपने इतने बड़े गम पर आंसू बहाए, लेकिन वो तो ऐसे हो गई थी जैसे एक बेजान लाश। घर आते उसका सामना मायदा बेगम से हुआ। वो खामोश नजरों से उसे देखने लगी। वो सब लाउंज में बैठे थे। मामा मिराल कैसे गिरी? हाशिम बोला। हाशिम के साथ मिराल बैठी थी। उसके साथ वाले सोफे पर जासिम और कबीर साहब बैठे थे। सिंगल सोफे पर मायदा बेगम बैठी थी। तुम भी जानते हो यह बहुत लापरवाह है। अपनी लापरवाही की वजह से गिर गई और इतना नुकसान करवा लिया अपना। बिलाल खामोश नजरों से मायदे की सफाकी देख रही थी, जो उसके बच्चे की जान लेने के बाद भी झूठ बोल रही थी। मुझे गिराने वाली यह औरत थी। यह चाहती थी कि गिराकर मेरा चेहरा दागदार कर दे, ताकि उनका बेटा मुझे नापसंद करने लगे। मीराल बोली। उसके लहजे में अजनबियत थी। हाशिम और कबीर साहब उसकी बात सुनते ही शौक हुए, लेकिन जासिम को पहले ही अंदाजा था। यह झूठ बोल रही है बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? वह हाशिम को देखते बोली। मिलाल सोच समझकर बोलो। मैं मानता हूं कि हमारा दुख बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगाओ। मैं इल्जाम लगा रही हूँ, और यह औरत क्या जो कर रही हैं, जो करती आई हैं, आपको कभी नजर नहीं आया? यह औरत मुझे कभी खुश नहीं देख सकती, इसीलिए मेरी औलाद को मार दिया इसने। कातिल है यह मेरी खुशियों की, मेरी औलाद की, मेरे सुकून की। वह एकदम खड़े होते चीते हुए बोलने लगी। कई घंटों से रुके आंसू अब बहने लगे थे। मायदा बेगम को समझ ही ना आया वो क्या बोले। मीराल, बकवास बंद करो। हाशिम खड़े होते सख्त लहजे में बोला। मैं बकवास नहीं कर रही। हाशिम, आप अपनी इस डाइंग माँ का असली रूप नहीं देख रहे। यह डाइंग है जो पहली मेरी माँ को, फिर मेरी खुशियों को, और अब मेरे सुकून को खा गई। मिराल, होश में आओ क्या और फौल बक रही हो? वो उसे कंधों से थामते झुंझुलाते हुए बोला। मिराल एकदम चुप हुई। मिराल सच कह रही है लाला, जासिम बोला। जासिम, हाशिम सख्त नजरों से उसे देखते हुए बोला। मायदा भी शौकी नजरों से उसे देखने लगी। आप जानते हैं, शादी के बाद मिराल का हाथ चला था, वो भी मामा ने ही किया था। मिराल ने आज तक कभी मामा से बदतमीजी तो दूर की बात पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मामा उसे बेला वजह मारती थी, वो मार खाती थी। मामा उसे भूखा रखती थी, वो खामोशी से भूखा सो जाती। मामा ने उसे हमेशा डरा कर रखा, वो हमेशा डर कर रही। मामा ने कई बार शादी के बाद मिराल को मारना चाहा, लेकिन इफ़त आंटी की वजह से मुमकिन ना हुआ। आप दोनों के हनीमून से वापस पर मामा ने सीढ़ियों पर तेल गिराया कि मिराल गिर जाए, लेकिन इफ़त आंटी ने वो भी साफ कर दिया। लेकिन कल हुआ हादसा। मैं यह सोच ही नहीं सका कि मेरी माँ नफरत में इस कदर अंधी हो जाएगी कि वो अपनी ही औलाद की औलाद का बच्चा खा जाए। हाशिम और कबीर साहब यह सब सुनते सदमे में चले गए। हाशिम की गिरफ्त उसके कंधों पर हल्की हुई। नहीं, यह सच नहीं है। मैं नहीं जानती थी मिराल उम्मीद से है। कूल कर ले मामा कि आपने कभी भी मिराल को अपनी बहू तस्लीम किया ही नहीं। चचा चच्ची के इंतकाल के बाद से मिराल आपके पास है, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। उसे हमेशा अपनी नफरत का निशाना बनाया। मैं भी उसे तंग करता था, लेकिन जब उसकी निस्बत लालच से तय हुई तो मैं भी उसे भाभी समझने लगा। यही सोचकर कि मैंने बाबा से कहा कि अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं। शायद मामा का रवैया भी मिराल के साथ ठीक हो जाए। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी यह। मुझे मिराल को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उसे किसी और जगह शिफ्ट कर देना चाहिए था, ताकि वो खुश तो रह सकती। बोलते बोलते जासिम की आंखें नम हुईं। हाशिम ये सब सुनते ही कुछ बोल ही नहीं सका। मायदा बेगम सोफे पर बैठती रोने लगी। मिराल भी रो रही थी। कबीर साहब दंग से सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठे। इस सब के कुछ दिन बाद ही हाशिम मिराल को लेकर अलग हो गया। मायदा बेगम बहुत रोई, बहुत रोका, लेकिन हाशिम का सिर्फ यही कहना था कि वह उन्हें छोड़ नहीं रहा, बस अलग हो रहा है ताकि माँ के साथ बीवी को भी खुश रख सके। मिराल को उसने घर में आए 1 हफ्ता हो गया था, और इन दिनों में हाशिम ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन वो अभी तक इस गम से निकल नहीं पाई। मिराल मिराल वो आवाज़ें लगाता लाउंज में दाखिल हुआ। वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। जी, वो खड़े होते बोली, यह देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वो एक शॉपर सामने करता बोला, क्या है ये? उसने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। आइसक्रीम। हाँ, मैंने सुना है कि आइसक्रीम खाने से मूड ठीक होता है, तो मैं आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। कल भी आपने यही कहा था। वो आइसक्रीम का डब्बा निकालते बोली, वो तो गोलगप्पे थे, ये आइसक्रीम है।
वो अपना कोट उतारते कफ मरोड़ते बोला। मुलाजमा ने आते 2 बोल्ड डिशें और चमचे टेबल पर रखी। आज आप देर से आए? हाँ, वो दरअसल मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले घर गया था, उनसे मिलकर आया हूँ। आइसक्रीम निकालते उसके हाथ थमे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तक तुम उन्हें माफ ना कर दो मैं तुम्हें उनसे मिलने का नहीं कहूँगा। वो इसके हाथ थामते बोला। इसके बाद भी अगर तुम ना मिलना चाहो तो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं। वो उसे अपने हिसार में लेते बोला। मिलाल की आंखें नम हुईं। हाशिम एक मिचोर इंसान था। उसे बीवी और माँ दोनों के हुकूक पूरे करने आते थे। देखा, मैंने कहा था ना कि आइसक्रीम मूड अच्छा कर देती है। मीराल को आइसक्रीम खाते मुस्कुराते देख हाशिम बोला। मीराल हंस पड़ी।